Everyone, welcome back to my channel. I am Urvi Joshi and today we are going to discuss about summary of the lesson number 1 in the wake of partition by Hari Daryani or Dilgir. This content belongs to General English SEM 1 for a BA, BCom or BSc students. So without any further delay, let's move on to the video. And yes, the summary of the lesson will be discussed into Hindi language so that Hindi or English medium students can also understand the story of the lesson. About the author हरी दरियानी, हिज पेन नेम इज़ दिलगिर. पेन नेम का नाम होता है मतलब होता है उपनाम. जैसे हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या फिर कोई भी पोइट होगा वो आर्टिकल लिखेगा तो वो अपने उपनाम से लिखेगा, अपने असली नाम से नहीं लिखेगा. तो ये दिलगिर जो है वो उसका उपनाम है, ऑल्सो नोन एज अ पेन नेम. तो ये आपको याद रखना है. और इसका रियल नेम है हरी दरियानी. ही वॉज सिविल इंजीनियर, पोएट और राइटिंग पोएम्स एट द एज ऑफ 13. जब वो 13 साल के थे तभी से उन्होंने लिखना शुरू किया और वो पोएम लिखते थे. ही केम टू गांधीधाम एंड फाउंडर अ प्रिंसिपल ऑफ तोलानी पॉलीटेक्निक. वो गांधीधाम आए और वो फाउंडर बने, प्रिंसिपल बने तोलानी पॉलीटेक्निक कॉलेज के. नोटेबल अवार्ड्स जो है जो उन्हें मिले थे वो, सॉरी ये तोलानी पॉलीटेक्निक है, सिर्फ कॉलेज नहीं. ओके, नोटेबल अवार्ड्स जो है वो है साहित्य अकेडमी दिल्ली, गुजरात साहित्य अकेडमी, न्यू दिल्ली साहित्य अकेडमी और प्रियदर्शिनी एकेडमी. ही हैज़ रोट 25 बुक्स. उन्होंने टोटल 25 बुक्स लिखी है, जिसमें से 12 जो बुक है वो है एंथोलॉजीज ऑफ पोएट्री. 4 पोएम्स जो है वो है चिल्ड्रन पोएम्स, 5 प्रोज है और 4 ट्रांसलेशंस और 3 बुक्स है जो उन्होंने एडिट की हुई है. टोटल उनकी 25 बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें से 12 जो है वो एंथोलॉजी है जो कि पोएट्री कलेक्शन है. 4 जो है वो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हुई पोएम्स है, 5 जो है वो प्रोज है और 4 जो है वो उनके ट्रांसलेटेड वर्क्स है. 3 बुक्स है जिन बुक्स को उन्होंने एडिट किया है. एडिट का मतलब होता है कि जो भी उसके अंदर क्षतियाँ रही गई हो, जो उनके एरर हो, उन्हें रिमूव करना. अबाउट द एसे इन द वेक ऑफ पार्टीशन इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्क है एसे का, जिसका ओरिजिनल टाइटल जो है वो है सिंधी में. तो इट इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सिंधी एसे. ओके, अनटाइटल विरोहयान जे वखरे में. ओके, विरोहयान जे वखरे में. विरोहयान का मतलब होता है विरह, दुख, पार्टीशन. ओके, जे वखरे में मतलब कि उस वक्त में. सो इसीलिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है इन द वेक ऑफ पार्टीशन, मतलब कि जब पार्टीशन हुए उस वक्त में लोगों का क्या ट्रॉमा था, जिन ट्रॉमा से वो गुजरे थे क्योंकि वो अलग हो गए थे, या फिर उनकी उस वक्त पर मानसिक स्थिति क्या थी, उसकी साइकोलॉजिकल जो सफरिंग है वो इस एसे में बताई गई है. ओके, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल एसे विच शोज द डिलेमा, मेंटल ट्रॉमा एंड फीलिंग ऑफ लोनलीनेस ऑफ अ पीपल हु डिपार्टेड फ्रॉम देयर मदरलैंड सिंध. जो अपनी मातृभूमि को छोड़कर जब इंडिया के लिए आने वाले थे तब उनकी क्या सफरिंग थी, क्या डिलेमा थी, क्या फीलिंग्स थी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है. इट ऑल्सो डेपिक्स क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन द प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट अराउंड एनवायरमेंट्स अराउंड दैम. ये मैंने सारे शॉर्ट्स में लिखे हुए होंगे. ओके, तो और एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि जब आज़ादी के पहले का जो हिंदुस्तान था वो कैसा था और आज़ादी के बाद का जो एनवायरनमेंट है वो क्या था, जिसकी वजह से लोग क्या फील करते थे, ये हमें बताया गया है. ओके, नाउ द स्टोरी इन द वेक ऑफ पार्टीशन रिटन बाय हरी दरियानी एंड ट्रांसलेटेड बाय मिस सोनू एल दरियानी. ओके, आफ्टर अ पार्टीशन ही स्टेड ऑन 11 ईयर. पार्टीशन के बाद वो 11 साल उसी जगह पर रहे. ही सेड फाइनल गुड बाय एट द ईयर ऑफ 1958. फाइनली उन्होंने जब सिंध छोड़ा इन द ईयर ऑफ 1955. ओके, ऐसे में हमें MCQ में आ सकता है या फिर ये भी MCQ में आ सकता है कि वो कितने साल आज़ादी के बाद अपने सिंध में रहे. तो 11 साल तक रहे. ही लेफ्ट पाकिस्तान एंड रीच्ड एट मुंबई, पुणे. He didn't have to stay in a refugee camp because he has a shelter and work too. उन्हें कभी भी रिफ्यूजी कैंप में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी पार्टीशन के बाद, जब वो पाकिस्तान या सिंध छोड़कर भारत में आए तब, क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर भी था, मतलब छत भी थी और काम भी था, इसलिए उन्हें रेफ्यूजी कैंप में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी. Though Dilgir was a physically perfect and healthy, he was going through a mental agony. Agony का मतलब होता है पेन, सफरिंग. टू लीव हिज मदरलैंड. हालांकि वो फिज़िकली बिल्कुल ठीक थे, परफेक्ट थे, हेल्दी थे, लेकिन वो एक मेंटली सफरिंग से गुजर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़ी थी. चेंजिंग सिनारियो इन पाकिस्तान. ओके,
आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 1947। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था और बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था। जब बिफोर की पहले देखेंगे उसके बाद हम आफ्टर की बात करेंगे। तो बिफोर 1947 या बिफोर पार्टीशन भारत माता की जय ये नारे लगाए जाते थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की जय। शो ही वंडर एंड आई थिंक ओके ये है पार्टीशन के पहले की बात। पार्टीशन के बाद की जो है वो है लाउड रूटीन स्लोगन्स लाइक पाकिस्तान जिंदाबाद। अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। विथ जॉयफुल लाफ वी टूक पाकिस्तान एंड नाउ वी विल फाइट एंड टेक हिंदुस्तान। उन्होंने बहुत हंसते हुए, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वो बोलते थे खुशी के साथ कि हमने पाकिस्तान तो ले लिया है, अब हम लड़ेंगे और पूरा हिंदुस्तान भी ले लेंगे। सो यही सुनकर ही वंडर एंड थिंक दैट एम आई नॉट अ हिंदुस्तानी नाउ, कांट आई कॉल आउट भारत माता की जय, विल आई हैव टू सैल्यूट द फ्लैग ऑफ द मुस्लिम लीग। तो यही सारी चीज़ें देखकर दिलगीर जो है, हरी दरियानी जो है, वो खुद से पूछते थे कि क्या अब मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, क्या अब मैं भारत माँ की जय नहीं बोल सकता, क्या अब मुझे मुस्लिम लीग के जो फ्लैग है उसे सैल्यूट करना होगा। उन्हें लगता था कि क्या अब मेरी नेशनलिटी बदल गई है। एट दैट टाइम a warrant passed on the name of Dilgir because he wrote a poem that time he was a frightened. Because he is a simple man that time, his advocate friend helped him. The issue was instantly resolved. अब हुआ यूँ था कि दिलगिर ने उस वक्त पर अपनी बात को रखते हुए एक पोएम लिखी हुई थी, जो कि पोएम पब्लिश्ड हुई जब पाकिस्तान और भारत के पार्टीशन हो चुका था। तो ये चीज़ जब सामने आई तो हुआ यूँ कि उन्होंने उनके लिए एक वारंट आया, किसके लिए, दिलगिर के लिए, और उन्होंने कहा कि हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। तो वो डर गए क्योंकि वो एक सिंपल मैन थे, लेकिन उनका एडवोकेट जो फ्रेंड है उन्होंने उसकी हेल्प की और उन्होंने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उससे पहले ये पोएम लिखी गई थी और उससे पहले ये पब्लिश हुई थी, बट समहाउ अब पार्टीशन के बाद की सारी सिचुएशंस चेंज हो गई है और बस यही आंसर के साथ उनका जो पूरा केस था वो इंस्टेंटली, पूरा जो इश्यू था वो रिजॉल्व हो गया। ओके, ऑन 23 September 1947 साई किशन चंद बेवास पास्ड अवे। उस वक्त पर साई किशन चंद जो है उनकी मृत्यु हो गई 1947 में। एंड जस्ट आफ्टर वन ईयर दादा दुखायल और काका तोलानी जो है उन्हें अरेस्ट किया गया। ओके, फॉर फॉल्स चार्जेस, क्योंकि उस वक्त पर क्या था, काका तोलानी जो है वो म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट थे एंड द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड ऑफ सिंध। ठीक है, तो वो बहुत ही बड़े लैंडलॉर्ड थे सिंध के, लेकिन इन दो लोगों को जब एक गलत चार्जेस में अरेस्ट किया गया उस वक्त पर जो हमारा दिलगीर है, जो हमारा राइटर है, वो कहीं ना कहीं डर गए। उन्हें लगा कि जिसके इतने बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स है, जो इतना बड़ा लैंडलॉर्ड है, अगर उसे कोई फॉल्स चार्जेस में अरेस्ट कर सकता है, उसे अगर जेल में डाल दिया जा सकता है, तो फिर हम जैसे छोटे लोगों का क्या हाल होगा, हम लोगों की लाइफ कैसे कटेगी, हमारे बीवी बच्चे, क्या ये सारे लोग इस मुल्क में सुरक्षित है, ऐसे सारे सवाल उनके मन में आने लगे। एंड दैट टाइम ही डिसाइडेड टू लीव सिंध। ही रिजाइंड हिज जॉब बट ही कुडंट लीव इट बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स। उन्होंने सोच लिया कि अब मैं अपनी इस जॉब को रिज़ाइन कर दूंगा, सिंध छोड़ दूंगा, पर उनके पेरेंट्स आने के लिए तैयार नहीं थे। एंड दे वांटेड टू स्टे देयर बिकॉज ऑफ देयर गुरुजी। उनके गुरुजी वहाँ पर थे, फ़कीर साहब कांदरी, और उसी वजह से वो लोग, उनके पेरेंट्स जो है वो सिंध छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और दैट्स वाई उन्होंने वापस, जो दिलगिर जो है उन्होंने वापस जॉब रिजॉइन कर ली। ओके, द लराका टाउन रिमेन काम दो द न्यूज़ ऑफ किलिंग लिसन बाय अनदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, बट समथिंग वॉज चेंज्ड एंड द चेंज इज़ इन द एयर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि फिर थोड़े दिन के लिए या फिर कहो कि कुछ वक्त के लिए जो हमारा लराकाना टाउन है वो काफ़ी शांत हो गया, लेकिन हाँ, हमें और भी काफ़ी सारी न्यूज़ आती थी कि पाकिस्तान के इट्स पार्ट्स में किसी का खून कर दिया गया है, किसी के साथ ये हुआ है, किसी के साथ वो हुआ है, लेकिन जिस एरिया में जो हमारे राइटर रहते थे वहाँ पर काफ़ी शांति थी। हाँ, और भी काफ़ी चीज़ें थी जो बदल रही थी धीरे धीरे, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि वो हवाओं में बदलाव था, धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही थी। जस्ट लाइक अस्सलाम वालेकुम हमें कहना है किसी के लिए, वालेकुम अस्सलाम बिकम्स अ ग्रीटिंग जेस्चर्स। जैसे हमारे यहाँ जय श्री कृष्ण और नमस्ते ऐसी चीज़ें हम बोलते हैं, तो वहाँ पर ये बदलाव आ गया था। 786 बिकम अ मैंडेटरी टू राइट एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अगर हमारा कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो उसके ऊपर 786 लिखना कंपलसरी हो गया था। अरबिक लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया था उनके स्कूल में। एंड दिस काइंड ऑफ स्लो चेंजेस डाइंग हिम विद इन, ही हैज़ डन हिज बेस्ट for adjusting like wear a jinnah cape in winter,
अटेंडिंग गैदरिंग पार्टीज़ ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑफिसर ही हेल्ड दिस काइंड ऑफ पार्टीज़। ठीक है, काफ़ी सारे बदलाव आने लगे थे, जैसे कि लैंग्वेज बदल गई, अरबिक लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी लैंग्वेज बन गई, वहाँ की कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया। और ऐसे बदलाव धीरे धीरे जो आ रहे थे वो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से ख़त्म कर रहे थे हमारे राइटर को, और उन्हें लग रहा था कि ये बदलाव ठीक नहीं है, इसलिए वो उनके साथ एडजस्ट होने की पूरी कोशिश करते थे। जब सर्दियों का मौसम होता था तब वो भी वो जीना कैप जो ऐसी होती है ना राउंड वाली, वो पहनते थे। और जितने भी उन्हें गेट टुगेदर या फिर गैदरिंग पार्टीज़ में उन्हें इनवाइट किया जाता था, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उन्हें ऐसी पार्टीज़ में काफ़ी जाना होता था, तो वो जाते भी थे, अटेंड भी करते थे। ठीक है, ओके। इन 1955 ही लॉस्ट हिज फादर एंड इन 1957 ही लॉस्ट हिज मदर। ओके, तो 2 साल के बाद उन्होंने अपनी माँ को खोया। एक्सेप्ट फॉर दिस ओल्ड आंट एंड गुरु उस्ताद नियाज़ अली नियाज़, देर वॉज अ नो बडी कॉल्ड हिम दिलगिर। तो अब उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें हरी कह के बुलाए। ठीक है, हमारे दिलगिर को ये 2 ही लोग थे जो उन्हें हरी कह के बुलाते थे। ही वॉज 41 ईयर ओल्ड एंड ही हैड अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम रिटायरमेंट। उन्होंने सोचा कि मेरी जो एज है वो 41 ईयर है और अभी भी काफ़ी सारा वक्त है रिटायरमेंट के लिए। तो सो इन 1952 ही विजिटेड बॉम्बे एंड डिसाइडेड टू लिव सिंध। तो उन्होंने सोचा कि हम जब सिंध छोड़े उससे पहले बेटर है कि अपने लिए काम हिंदुस्तान में ढूंढ ले, मतलब आई मीन इंडिया में ढूंढ ले और फिर छोड़ेंगे। तो उन्होंने 1952 में उन्होंने बॉम्बे का विजिट लिया, बट ओनली व्हेन ही फाइंड सम सेफेस्ट प्लेस फॉर अ लीव एंड बेटर प्लेस फॉर हिज चिल्ड्रंस करियर। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह पर मैं जाना चाहता हूँ कि जहाँ पर मेरे बच्चों को करियर भी अच्छा बना पाए। दादा दुखायल केम एंड मीट हिम एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हिम टू भाई प्रताप। तो उस वक्त पर दादा दुखायल उन्हें मिले, उनसे बात की और उन्होंने भाई प्रताप से इन्हें मिलवाया। किसे मिलवाया? दिलगिर को। ही फाउंडर गांधीधाम, ओके, भाई प्रताप द फाउंडर ऑफ गांधीधाम, एंड ही सजेस्टेड हिम टू ज्वाइन जॉब एज अ टेक्निकल एडवाइज़र ऑफ एसआरसी। एसआरसी का फुल फॉर्म है सिंधु रीसेटलमेंट कॉरपोरेशन। ओके, ये हमें MCQ में आ सकता है। एंड फॉर दैट वर्क दे विल गिव एन एडिशनल सैलरी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको काम के पे रखने के लिए तैयार है और आपको एक एडिशनल काम भी करना है, और वो है आपको टेक्निकल एडवाइज़र बनना है। किसके लिए? एसआरसी के लिए। उसकी भी हम आपको एडिशनल सैलरी देने के लिए तैयार है। ही रीच्ड कराची आफ्टर विजिटेड अजमेर, आदिपुर, आगरा एंड दिल्ली। तो ये 4 शहरों की विजिट लेकर फिर वो पहुँचे कराची। ही वॉज इंजीनियर ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स इन ठाठ नगर, बट हिज हार्ट नो लॉन्गर ले देयर। ओके, वो ठाठ नगर के एक रोड और बिल्डिंग्स के इंजीनियर थे, लेकिन उनका मन जो है वो वहाँ नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने सोच लिया कि ठीक है, अब हमें क्या करना है। तो उन्होंने ली जॉब एट हैदराबाद सिंध में एट डेप्यूटी हाई कमिश्नर इंडिया, एंड देन ही फाइनली सेड गुड बाय टू सिंध। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं हैदराबाद में जो जॉब है वो ज्वाइन करूँगा, और उन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि अब मैं सिंध को गुड बाय कह रहा हूँ, और उन्होंने गुड बाय कह दिया सिंध को। ही लेफ्ट सो मैनी थिंग्स इन सिंध बट कैरीड मेमरीज इन हिज हार्ट। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उन्होंने सिंध में छोड़ दी, जैसे कि उनका घर, उनकी गाड़ी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो छोड़ दी उन्होंने वहाँ पर सिंध में, लेकिन हाँ, काफ़ी सारी मेमोरीज है जो अपने हाथ में वो लेकर आए। फाइनली ही लेफ्ट सिंध एंड डिसाइडेड टू जॉइन अ गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। दैट्स वाई ही डिडंट इन्फॉर्म भाई प्रताप एंड दादा दुखायल अबाउट हिज अराइवल। उन्होंने बताया नहीं दादा दुखायल को और भाई प्रताप को कि मैं वापस आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर उनका फैमिली जो है वो सिक्योर हो जाता, इसीलिए। हाउस जो था वो उन्होंने डॉक्टर अशरफ अब्बास को दिया, जो कि बेनज़ीर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और आगे जाके वो पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। लेकिन यह भारत में आने के बाद पूरे 2 साल के बाद उन्हें पता चलता है कि वो जो घर है उनका भी ऑक्शन किया गया है, उसकी भी हराजी की गई है, नीलामी की गई है। उनका कार जो है वो बेचना बाकी रह गया था, क्योंकि उन्हें एयरपोर्ट पर जाने के लिए उस कार की ज़रूरत थी। उसके स्ट्रॉन्गेस्ट और स्वीट मेमोरी जो थी वो हैदर बख्श के साथ थी। ये हैदर बख्श जो है वो इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने कभी भी हैदर बख्श की वाइफ को नहीं देखा हुआ था। किसने? दिलगिर ने। लेकिन जब वो पाकिस्तान छोड़कर आ रहे थे तब ये उससे मिलने के लिए आया हुआ था, और वो उसे रोकर बोलने लगा कि प्लीज़ मत जाओ आप हमें छोड़कर। और उस वक्त पर इनकी बेगम साहिबा भी आई हुई थी। ओके, गवर्नमेंट जॉब में उन्हें मिली भोपाल में। सो इन 1958 8 अगस्त ही लैंडेड बॉम्बे आए। बॉम्बे से वो पूना गए, लेकिन न्यूज़पेपर वाले जो थे उन्होंने ये न्यूज़ जो है वो लीक कर दी। न्यूज़पेपर लीक द न्यूज़ अबाउट दैट ही हैड केम बैक। ओके, तो दादा दुखायल जो है वो पुणे में गए उन्हें मिलने के लिए, और दादा दुखायल और हरिदयाल जो है उन दोनों के बीच में बात हुई। हरिदयाल ने कहा उन्हें अबाउट इज़ फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब, लेकिन दादा दुखायल ने कहीं ना कहीं समहाउ उनका माइंड चेंज कर दिया,
और फिर दादा दुखायल उन्हें लेकर गए बॉम्बे में। वहाँ जाकर वो मिले भाई प्रताप से, और भाई प्रताप ने उन्हें कहा कि आप जाओ गांधीधाम, और इस हिसाब से इस तरीके से ये चले आए गांधीधाम। अब गांधीधाम का उस वक्त पर सिनारियो क्या था, जब हमारे दिलगिर जो यहाँ पहुँचे तब जब ये गांधीधाम में आए तो देर इज़ नो कॉलेज, ओके, यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं थी। तो उन्हें क्या करना पड़ा, अपने बच्चे जो है उन्होंने उस बच्चों को काफ़ी दूर भेजा पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उस वक्त पर कच्छ में एजुकेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं था इतना अच्छा, ओके। सो दैट्स वाई ही सेंट हिज चिल्ड्रन अवे फार फॉर द फर्दर स्टडीज़। हॉस्टल्स जो थी उनकी भी फीस काफ़ी हाई थी उस वक्त पर, लेकिन एक पॉजिटिव साइड थी कच्छ की, और वो क्या थी, कच्छी लैंग्वेज, लाइक अ रियल सिस्टर ऑफ सिंधी लैंग्वेज। अगर आप सिंधी और कच्छी को सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये काफ़ी मिलती जुलती लैंग्वेज है। और इसलिए दिलगिर कहते हैं कि इफ़ सिंधी इज़ अ मदर द कच्छी इज़ अ आंट, ओके। तो ऐसा लगता है कि ये एक ही भाषा है। एट लास्ट वो कहते हैं कि इट हील्ड माई वोंड, वोंड का मतलब होता है घाव, जख्म ऑफ पार्टीशन, इट मेक्स मी फील हैप्पी लाइक होम्स। और एट लास्ट वो कहते हैं कि उसने मुझे कम्प्लीटली हील कर दिया, जितने भी ज़ख्म मेरी रूह पर लगे हुए थे वो सारे ठीक हो गए, और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। तो बस यही है हमारा इन द वेक ऑफ पार्टीशन, कैसे वो लोगों ने स्ट्रगल किया, अपने उन हर सारे डिलेमा वगैरह थे जो उनके वही, और एट लास्ट वो कैसे यहाँ पर सेटल हो गए। सो आई होप कि आपको ये लेसन जो है वो समझ में आया होगा, इसकी समरी समझ में आई होगी। So that's it for today's video guys. Thank you so much. May God bless you to all. Bye bye.